हेलो एवरीवन। मेरा नाम मानसी उपाध्याय है और आज हम लोग अपनी बायोलॉजी सीरीज़ का 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। इससे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा, और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम का मेन काम होता है वो होता है कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना बॉडीज़ में जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं। ये स्टिमुलाई को रिसीव करता है विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, है ना। सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारी आइज़, ईयर्स, स्किन, ये सारे जो हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को जो रिसीव हुई है या जो स्टिमुलाई रिसीव हुआ है उसे प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस करने का काम कौन करता है? ये हमारा ब्रेन करता है, ठीक है। और रिस्पॉन्ड करता है उसी स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग। तो अगर रिस्पॉन्ड करता है तो इस पर कौन एक्ट करता है? हमारी मसल्स, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझें तो जब हम कभी भी हम जब कोई हॉट यूटेंसिल को छू लेते हैं तो हमारा जो स्किन है वो हीट को फील करता है। ये मैसेज हमारे ब्रेन के पास जाता है ना। ये जो हीट है वो स्किन फील करती है, ये सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है। इसके बाद ब्रेन क्या करता है? ब्रेन उस प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्ड करता है बाय रिमूव हैंड। तो हमारा रिस्पॉन्स जो आता है वो क्या होता है कि हम उस गर्म यूटेंसिल से अपना हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम सम अप करें तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलाई रिसीव करते हैं, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्किन, ईयर्स, आइज़, ये क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं? ये मैसेज सेंड करते हैं, स्टिमुलाई सेंड करते हैं। ये मैसेज किसके पास जाता है? ये जाता है हमारे ब्रेन के पास, ठीक है। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन डिसाइड करता है कि करना क्या है इस स्टिमुलाई का। डिसाइड करने के बाद ऑर्डर देता है, ऑर्डर सेंड करता है, और एक्ट क्या करती हैं? हमारी मसल्स जो है वो हमारी उस सिग्नल के अकॉर्डिंग एक्ट करती हैं। तो ये सम अप हो गया हमारे पूरे न्यूरल सिस्टम का, ठीक है। तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम है ये कोऑर्डिनेशन में काम करता है। अच्छा, हमारी बॉडी में दो कंट्रोल सिस्टम है। पहला है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा है पहला है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बाद हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ही है, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। जो नर्वस सिस्टम है ये नॉर्मली जो मैसेज सेंड करता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैसेजेस होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैसेज क्यों लिखा हुआ है, पर अभी के लिए ये इतना बहुत है। और अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो ये जो मैसेज होता है ये होता है हमारा केमिकल, या इसी को हम हॉर्मोन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम का होता है वो अभी हम लोगों ने जब देखा एग्जाम्पल से, तो इसका जो रिस्पॉन्डिंग टाइम होता है वो बहुत जल्दी होता है, और जो कंट्रोल होता है इंस्टेंट कंट्रोल होता है ना। तुरंत जैसे हम लोगों ने हाथ हटाया। वहीं अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इसका जो हमें रिजल्ट है वो लॉन्ग टर्म देखने को मिलता है और स्लो भी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में। अच्छा, अगर हम ये देखें कि कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। कभी भी जैसे कोई कुत्ता बहुत तेज़ से भौंक रहा होता है तो आपकी आंखों ने देखा, यानी कि सेंसरी ऑर्गन ने उसे स्पॉट किया। ये सिग्नल तुरंत ब्रेन के पास गया। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन सिग्नल करता है मसल को या नर्वस सिस्टम को, रन, दौड़ने का सिग्नल आता है, ठीक है। हालांकि दौड़ना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी।
और उस पर मसल तुरंत एक्ट करती हैं। वहीं जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम में ब्रेन का सिग्नल जाता है वो जाता है स्ट्रेस हार्मोन या एड्रेनालाइन को सिक्रीट करने का। एड्रेनालाइन को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ये आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ा देती है, ठीक, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, हार्ट रेट बढ़ा देती है, ताकि आप बहुत तेज दौड़ सकें। तो इस एग्जाम्पल से हमने समझा कि जो ब्रेन है वो ऑर्डर देता है, और जो हमारा बाई नर्वस सिस्टम है ना, और हार्मोन्स जो है या फिर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, वो मेक श्योर करता है कि हमारी जो बॉडी है वो उस एक्शन को सपोर्ट करे। तो हमारे न्यूरल सिस्टम का फंक्शन क्या हुआ, कंट्रोल बॉडी फंक्शन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गन्स और रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम का जो वो डिवीजन है वो कैसे किया गया है। तो बेसिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, जिसमें क्रैनिकल और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। और थर्ड है हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसमें इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, जैसे कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब ऐसी ऐसी एक्टिविटी जो नॉर्मली हम लोग अपने से कवर नहीं, अपने से जो हमारी विल पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये डिवीजन हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अगर इतना क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरॉन के बारे में। तो अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो जो हमारा न्यूरॉन होता है वो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम की, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से, सेल बॉडी, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन में, ठीक है। अगर हम सेल बॉडी या सोमा की बात करें तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। जैसे कि ये न्यूक्लियस हमारा, और यहीं पे साइटोप्लाज्म फिल होता है। ये हमारा जो पोर्शन है वो सेल बॉडी कहलाता है, ठीक है। ये इतना, ये हमारा एक्सॉन है, और ये नहीं, ये हमारा एक्सॉन है, और ये हमारे डेंड्राइट्स हैं। ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है निकले हुए सेल बॉडी से, ये हमारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे न्यूरॉन का मेजर पार्ट है। तो जो सेल बॉडी है उसमें न्यूक्लियस और हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट्स जो होती है, ये वाला पोर्शन जो हमारा, ये डेंड्राइट्स, ये ब्रांचेस हैं, ये रिसीव करने का काम करती हैं, और जो इम्पल्स है उसे हम सेल बॉडी तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। ये सेल बॉडी फिर फर्दर एक्सॉन में पहुंच जाती है, और एक्सॉन से ये नेक्स्ट न्यूरॉन या फिर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन की तरफ जाता है, ठीक। एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से जो इम्पल्स है उसको वो आगे लेके जाती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हमारा जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। ये हमारा पोर्शन सेल बॉडी है। ये जो से रिलेटेड निकली हुई ब्रांचेस हैं, ये हमारी डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन है, ठीक है। और फिर इधर नीचे एक्सॉन टर्मिनल होगा, ठीक है। इसी एक्सॉन टर्मिनल में हमारे न्यूरो रिसेप्टर्स रहते हैं या न्यूरो ट्रांसमीटर्स रहते हैं, ठीक है, जो हमारे इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरी जगह लेके जाते हैं, दूसरी डेंड्राइट्स की तरफ बेसिकली, ठीक है। न्यूरॉन्स जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की तरफ से समझें तो ये, अगर हम डायग्राम से समझें तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। कि एक एक्सॉन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये ऐसे यहाँ पे नहीं बन रहा, जहाँ पे बनाती हूँ।
ये हमारा जो पोर्शन है ये कहलाता है, अब इसे लेबल करते हैं तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के साथ ही एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसे हम लोग नाइसिल्स ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारी डेंड्राइट्स हैं। सेल बॉडी ये पहले भी बताया था मैंने। ठीक है, हमारे एक्सॉन पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखे जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन शेल्थ। ठीक है, इसी के अंदर जो सेल है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल। ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग नोड ऑफ रणवीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जा सकता है, नोड ऑफ रणवीर। ये लेबल कर लिया, उसके बाद अब समझते हैं कि ये सब चीज़ें हैं क्या। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारा जो न्यूरॉन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से थे वो, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, सेल बॉडी की बात करें तो सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है, टिपिकल सेल ऑर्गेनलीज होती हैं और उसके साथ ही एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइसिल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, इसी के साथ जो हमारी सेल बॉडी होती है इसमें शॉर्ट फाइबर्स या ब्रांचेस होते रहते हैं। ठीक है, ये जो ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं सेल बॉडी में, इसमें भी हमारा नाइसिल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है और इस ब्रांचेस को हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है। ठीक है, जो एक डिस्टल एंड तक है, डिस्टल एंड तक जाता है और ये ब्रांच्ड होता है और इसके जो एंडिंग होता है ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन, अरे न्यूरॉन कह रही हूँ मैं, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, या फिर स्नैप्टिक नॉब। इसी स्नैप्टिक नॉब में क्या होते हैं, हमारे केमिकल्स होते हैं जो जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो हमारा एक्सॉन है ये जो इम्पल्स है उसे सेल बॉडी से अवे ट्रांसमिट करता है टू दी स्नैप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, इस डेफिनेशन को हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन अभी ये टर्मिनोलॉजी समझनी ज़रूरी है कि ये कौन अवे कर रहा है, कौन टूवर्ड्स कर रहा है। तो हमारे जो डेंड्राइट्स थे वो सेल बॉडी की तरफ कर रहे थे इम्पल्स को सेंड, वहीं जो हमारा एक्सॉन है वो सेल बॉडी से अवे करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि डेंड्राइट्स के और के नंबर पे न्यूरॉन्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। ठीक है, वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो अभी मैंने क्या बताया, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। वो हमारे 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है हमारा मल्टीपोलर। जो हमारा मल्टीपोलर है इसमें एक एक्सॉन होता है और 2 और मोर डेंड्राइट्स होते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। वही जो हमारी सेकंड टाइप है वो आती है बाइपोलर। जो बाइपोलर जो बाइपोलर होता है उसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे रेटिना में, रेटिना ऑफ आई। इसके बाद थर्ड आता है हमारा यूनिपोलर। यूनिपोलर की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, सेल बॉडी और एक एक्सॉन होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज में।
एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इतना क्लियर हो गया? ये 3 टाइप्स के जो हमारे एक्सॉन और डेंड्राइट्स के नंबर पे डिपेंड न्यूरॉन्स को क्लासीफाई किया गया है। वहीं अगर हम एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन के अकॉर्डिंग 2 टाइप से क्लासिफाइड है। पहला माइसिलिएटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ये जो कवरिंग देख रहे हैं, अगर ये एब्सेंट हो तो जो माइलिनेटेड होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? स्पाइनल एंड क्रेनिकल नर्व्स में। अच्छा, अगर ये जो माइलिनेटेड है अगर ये डैमेज हो गई तो ये इरिवर्सिबल डैमेज कंट्रोल है, फिर इसका कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है। और अगर नॉन माइलिनेटेड की बात करें तो ये ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है। ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं ये एनवेलप्ड होते हैं किससे? स्कैबॉन सेल से। ठीक है। ये जो स्कैबॉन सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? एक माइलिन सेल बनाती हैं एक्सॉन के अराउंड, ये जो हमारी बनी हुई है। और इसका जो गैप होता है, इस गैप को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? जैसा कि मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, नोड ऑफ रणबीर। ये जो गैप होता है जिसे हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रणबीर। अगर इतना क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। अभी तक जितना भी पढ़ाया वो क्लियर है? न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है। क्या क्या होती है, क्या डिवीजन है, क्या पार्ट्स है, क्लासीफाई कैसे किया गया है। अच्छा, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी नर्व इम्पल्स है वो जनरेट कैसे होती हैं। वो थोड़ा समझना ज़रूरी है। ये रहा ब्लैंक पेज। तो जो ये सिग्नल जनरेशन या कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है वो स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो न्यूरॉन है वो एट रेस्ट है। तो जब न्यूरॉन रेस्ट होता है यानी जब कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा होता है तो क्या होता है? जो न्यूरॉन के अंदर स्ट्रक्चर है वो निगेटिव होता है और वहीं आउटसाइड एरिया पॉजिटिव। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो जब न्यूरॉन एट रेस्ट होता है तो अगर हम चार्ज की बात करें तो इनसाइड का चार्ज होता है नेगेटिव और आउटसाइड का जो चार्ज होता है हमारा वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। इसे हम लोग रेस्टिंग स्टेट कहते हैं। अब जब न्यूरॉन, ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकेंड स्टेज में हमारा न्यूरॉन मान लीजिए एक्साइट हो गया, यानी कि इसे कोई स्टिमुलस मिला, जैसे कि टच, पेन, साउंड, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही ये न्यूरॉन हमारा एक्साइट हुआ तो यहाँ जो चार्ज है वो फ्लिप हो जाएगा, यानी कि इनसाइड जो चार्ज है हमारा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं जो चार्ज आउटसाइड न्यूरॉन के प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और ये जो सडन चेंज आया है इसी को हम लोग नर्व इम्पल्स कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं हम लोग? नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं। ठीक है। और ये जो इम्पल्स है वो वेव की तरह ट्रेवल करेगी न्यूरॉन में। ठीक है। और कहाँ पर आएगी? एक्सॉन टर्मिनल में। तो अब यहाँ पे आ गई तो हमारा क्या होगा? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई है वो बहुत फास्ट रन करती है एक्सॉन में। जैसे कि एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में बहुत फास्ट रन करती है ना, उसी तरीके से ये सीधे कहाँ पे आएगी? एक्सॉन टर्मिनल में।
ठीक है। अब जो हमारे दो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें गैप होता है, ठीक है, वो एकदम टच नहीं करते एक दूसरे को। तो यहाँ पे दो न्यूरॉन्स के बीच में जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, यहाँ पे आता है केमिकल, जिसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब एट द एंड ऑफ, यहाँ से लिखते हैं एट द एंड ऑफ एक्सॉन। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ये चौथा स्टेप है। यहाँ पे दो जो गैप होते हैं न्यूरॉन्स के बीच में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नैप्स। ठीक, तो ये जो सिग्नल है वो जंप तो करेगा नहीं, तो इसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर, ये जो गैप है इसमें एक तरह से मैसेज कुरियर का काम करते हैं। अब फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो एक न्यूरॉन से, न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे पहुंचाते हैं, तो इस न्यूरॉन का एक स्पेशल रिसेप्टर्स होता है, ठीक है, जो कि दूसरे न्यूरॉन पे फिट होता है, स्पेशल रिसेप्टर दूसरे डेंड्राइट्स में। ठीक है, और वहां पे जाके फिट होने के बाद ये क्या करता है, वो दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन के पास गया, वहां पे उस न्यूरॉन को एक्साइट किया, फिर वहां पे जो इम्पल्स है वहां पे जनरेट हुई, और यही इम्पल्स कंटिन्यू होंगी एक्सॉन टर्मिनल से नेक्स्ट में। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आए। हमारा पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि जब न्यूरॉन थे वो किस पे थे, रेस्ट पे थे, है ना। तो चार्ज क्या था, अंदर का निगेटिव, बाहर का पॉजिटिव, इसे क्या कह रहे थे हम लोग, रेस्टिंग स्टेट। सेकेंड स्टेज पे क्या हुआ, न्यूरॉन जो है एक्साइट हुए, तो जो चार्ज था वो क्या हो गया, फ्लिप हो गया। ठीक है, फ्लिप हो गया मतलब जो जो इनसाइड निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और जो बाहर पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, स्टिमुलेट हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जो एक्साइट हुए तो क्या जनरेट हुई, नर्व इम्पल्स जनरेट हुई या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ। वो पूरे वो पूरे न्यूरॉन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, और फिर एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगा, जिसे हम लोग थर्ड स्टेप में कह रहे थे कंडक्शन हो रहा था उस नर्व इम्पल्स का, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, यानी कि मूवमेंट हुआ उस मैसेज का, ये पूरे एक्सॉन में ट्रेवल करेगा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है बॉडी में। ठीक है, चौथे स्टेप में एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच रहा था, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच गया, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा था, हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर का काम स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, दो जो गैप था न्यूरॉन के बीच में उसे हम लोग स्नैप्स के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अगर आपको ये पूरा जनरेशन समझ नहीं आ रहा है कंडक्शन तो भी चलेगा, लेकिन जो छोटे छोटे टर्म्स है जैसे कि स्नैप्स, न्यूरो ये समझना ज़रूरी है। तो जो दो गैप था न्यूरॉन के बीच में उसे स्नैप कहते हैं। अब जो सिग्नल है वो जंप तो करेगा नहीं, तो जो एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ पे न्यूरो रिलीज करता है, जो ये न्यूरो है वो जाके दूसरे न्यूरॉन से एक तरह से फिट हो जाता है, जैसे लॉक एंड की है ना, जैसे ही वो फिट हुए वहाँ पे अब दूसरा जो न्यूरॉन है वो एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचे। फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा था कि जो हमारा न्यूरो रिसेप्टर है या न्यूरो ट्रांसमीटर है, बार बार रिसेप्टर याद आ रहा है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये क्या कर रहा था, रीचेस नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, इसके बाद इस न्यूरॉन, ये जो ट्रांसमीटर है इसके रिसेप्टर्स होते हैं, इस रिसेप्टर पे जब ये आके जुड़ता है तो जो नेक्स्ट न्यूरॉन से पे जुड़ा है वो एक्साइट हो जाता है, और यहाँ से सेम प्रोसेस आगे चलता रहता है। तो ये हमारा नॉर्मली हो गया जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसमें बहुत सारी चीज़ जो पॉजिटिव निगेटिव है या फिर जो
चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, कैसे चार्ज हुआ, लेकिन वो सारा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं स्किप कर रही हूँ। इतना समझ में आ गया? तो फिर आगे चलते हैं और अब देखते हैं हमारे टाइप ऑफ न्यूरॉन। टाइप ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा सेंसरी या फिर एफेरेंट न्यूरॉन। ये क्या करता है? ये इम्पल्स को कैरी करता है सेंस ऑर्गन से किसकी तरफ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। इसके बाद जो हमारा मोटर है, मोटर या एफेरेंट न्यूरॉन है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ पे आता है? मसल या ग्लैंड में आता है। और जो इंटर न्यूरॉन है वो कनेक्ट करते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को, और ये कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपने हॉट कप टच कर दिया है, ठीक है, तो अब क्या होगा? ये हॉट कप का या फिर ये जो पेन का सिग्नल है, ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन कैरी करेंगे, ठीक है, कैरी करके किसके पास लेके जाएंगे? सीएनएस के पास, ठीक है। फिर ये बीच में यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो क्या करेगा? इसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं हमारे इंटर न्यूरॉन, ये भी कहाँ होते हैं? हमारे सीएनएस में पाए जाते हैं। इसके बाद फिर ये जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है हमारे मोटर न्यूरॉन के पास, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन के पास ये सिग्नल आया, यानी कि जो प्रॉब्लम गई थी उसका सोल्यूशन आया, या जो स्टिमुलाई गया था उसका रिस्पॉन्स आया, और आपने क्या किया? अपनी हाथ या मसल को हटा लिया। मसल मूव हैंड अवे, ये हमारे 3 टाइप्स के न्यूरॉन और उनके फंक्शन हो गए, ठीक। सेंस, थिंक, एक्ट। सेंस सेंसरी, थिंक इंटर न्यूरॉन, और एक्ट में मोटर न्यूरॉन आते हैं, ठीक है। एक और अगर एग्जांपल दे तो सेंसरी और न्यूरॉन, मान लीजिए अगर आपका कोई फुट है, उस पर चोट लग गई तो ये पेन का सिग्नल जाएगा, ठीक है। ये वो स्पाइनल कॉर्ड में होगा, प्रोसेस होगा। इसके बाद फिर क्या आएगा? वो रिस्पॉन्स आएगा कि अपना जो फुट है उसको उठा लो थोड़ी देर के लिए। और ये सारी जो चीज़ें हुई, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हुई, है ना। जैसे तुरंत कोई शार्प ऑब्जेक्ट लगा के वो फुट को सिग्नल गया, प्रोसेस हुआ, रिस्पॉन्स आया और आपने फुट अपना उठा लिया। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ न्यूरॉन और उसके फंक्शन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो, और आगे चलते हैं। अब आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सेंटर है किसका? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, या एक तरह से सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है बॉडी का। सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन, ठीक है। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये कंट्रोल क्या करता है? अगर हम कंट्रोल की बात करें तो वॉलेंट्री जितने मूवमेंट्स होते हैं, वो बॉडी का बैलेंस, फंक्शन ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा लंग्स, हार्ट, किडनी, थर्मो रेगुलेशन, हंगर, ठीक है, रिदम ऑफ अवर बॉडी, एक्टिविटीज ऑफ सर्वर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ह्यूमन बिहेवियर, और ये साथ ही में प्रोसेसिंग साइट है किसकी? विजन की, हियरिंग की, स्पीच की, मेमोरी की, इंटेलिजेंस की, इमोशन की, थॉट की। यानी कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद ये किससे प्रोटेक्टेड होता है? तो जो हमारा ब्रेन है, उसकी अगर हम कवरिंग की बात करें, सबसे पहले हमारे स्कल उससे प्रोटेक्ट करता है। स्कल के बाद आती है हमारी क्रेनियल मीनिंग्स, जो कि 3 हैं। कौन कौन सी? ड्यूरा मैटर, दूसरी है एरिकनॉइड, तीसरी है हमारी बायोमेटर, ठीक। इसमें आते हैं हमारे ब्रेन टिश्यूज, और इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आता है, जो कि कैरोइड फ्लेक्स सिक्रीट करता है।
ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। तो और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको हमारा प्रोटेक्ट करता है क्या, वर्टिब्रल कॉलम। मीनिंग्स के बारे में मैंने बता दिया। इसी के बीच में हमारा सेरिब्रो ब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि शॉक एब्जॉर्ब करता है। जब भी हमें चोट लगती है ये दो लेयर्स, ये दो कवरिंग के बीच में होता है और कोई भी शॉक आता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटी होती है बॉडी की या मेंटल एक्टिविटी वो यही कंट्रोल करता है। प्रोटेक्टेड किससे होता है, क्रेनियम से। ब्रेन क्रेनियम से प्रोटेक्ट होता है। और वहीं वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को। 3 लेयर्स होती हैं या 3 मीनिंग्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, एर्किनॉइड और पाया मैटर, ठीक है। इसके बाद सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, 2 लेयर्स के बीच में, जो कि शॉक एब्जॉर्ब करता है। आगे चलते हैं और आते हैं ह्यूमन ब्रेन पे। अब जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। नहीं, ये तो 4 ब्रेन के पार्ट्स हैं। जो हमारा ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, किसमें, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। तो हमारा ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस में। तो जो हमारा फोर ब्रेन है वो किस में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस में, ठीक है। अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है, ठीक है। राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड होता है। और ये जो हेमिस्फेयर है वो किससे कनेक्टेड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ, क्या होता है, कॉर्पस कोलोसम, इससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में डिवाइडेड है, ठीक है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। सेरिब्रम राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड है और ये दोनों जो हेमिस्फेयर है वो किससे कनेक्टेड होते हैं, कॉर्पस कोलोसम से, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, एक और बार देखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि इसके फंक्शंस भी साथ में आ जाए। तो हमारा था, फोर ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले सेरिब्रम, है ना। तो अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट है, 2 पार्ट में डिवाइडेड था, कौन कौन से, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। इसके बाद इसका जो फंक्शन है वो क्या है, थिंकिंग, लिजनिंग, लर्निंग, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं, सेरिब्रम की हेल्प से। डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज और वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि राइटिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, ठीक है। जब आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं या कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट काम कर रहा है, हमारा सेरिब्रम। अब आते हैं थैलमस पे। अगर हम थैलमस की बात करें तो थैलमस क्या करता है, तो जो हमारे थैलमस का काम है वो क्या करता है, ये रिसीव करता है कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन, टच, पेन, साउंड, किसी की भी, फिर ये फिल्टर करता है, ठीक है। और फिर किसको फॉरवर्ड करता है, सेरिब्रम को, ताकि वो क्या करे, इंटरप्रेट करे, ठीक है। ये नॉर्मली ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है ब्रेन में, या फिर रिले सेंटर। अगर हम एग्जांपल से समझे तो जैसे जब कभी हम पढ़ रहे होते हैं और बैकग्राउंड में कोई गाना चल जाता है या फिर कोई बैकग्राउंड नॉइज आती है, तो जो हमारा थैलमस होता है ये यहाँ पे एक्टिवेट होता है, ब्रेन को उस अननेसेसरी वॉइस को इग्नोर करने में हेल्प करता है ताकि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें।
इसके बाद आता है हमारा हाइपोथैलेमस। देखो ये वाला पार्ट जो हमारा, ये सेरिब्रम हो गया, ये थैलेमस हो गया, और ये हमारा छोटा सा हाइपोथैलेमस हो गया। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये इंटरनल कंडीशन को स्टेबल रखता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या कंट्रोल करता है, हंगर, बॉडी टेम्परेचर, इमोशंस, स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। इसके साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है ये, या पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने हार्मोन्स होते हैं उसे रेगुलेट करता है, ठीक है। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हमारी जब हम हॉट फील करते हैं तो स्वेट आता है ना, तो हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड होता है उस टाइम पे, और वो क्या कर रहा होता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है। तो अगर हम इजी टर्म में समझे तो सेरिब्रम, थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस, इसका अगर हम फंक्शन समझे तो थिंकिंग प्लस वॉलेंट्री एक्शंस, इसका था फिल्टर प्लस पास करना सेंसरी इंफॉर्मेशन को, इसका था मेंटेन करना क्या, बॉडी बैलेंस। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग मिड ब्रेन की तरफ। तो अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो जो हमारा मिड ब्रेन है वो कहाँ पे होता है, ये फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा आईज एंड हेड, है ना। अगर हम एग्जांपल से समझे कि अगर आपके पीछे से कोई लाउड नॉइज़ आती है तो आपका जो हेड है वो तुरंत उस नॉइज़ को देखने के लिए घूम जाता है ना। ये जो तुरंत वाला रिफ्लेक्स हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, हमारे मिड ब्रेन की वजह से। इसके साथ ही इसका जो काम होता है वो होता है मेंटेन करना क्या, अलर्टनेस, मेंटेन अलर्टनेस एंड अवेयरनेस। ये भी काम किसका होता है, ये भी हमारे मिड ब्रेन का काम होता है। ये विजन और हियरिंग पाथवे में भी हेल्प करता है। अब आते हैं हिंड ब्रेन की तरफ। तो ये हमारे लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन में होता है। इसके दो पार्ट होते हैं हिंड ब्रेन के, कौन कौन से, पहला है हमारा, मतलब तीन पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, दूसरा पॉन्स एंड थर्ड मेड्यूला, ठीक है। अगर हम सेरिबेलम की बात करें तो ये क्या करता है, बैलेंस प्लस कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। जैसे कि वॉकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, राइडिंग हो गया। जो सेकंड पार्ट है वो क्या करता है, ये ब्रिज फॉर्म करता है, ठीक है, डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स में, और ब्रीथिंग कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एक तरह से ब्रीथिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मेड्यूला। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे हमारा हो गया हार्ट बीट, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ब्रीथिंग, सॉलोइंग मतलब सांस लेना ही लेना है थोड़े टाइम बाद, कफिंग, ठीक है। अगर आप चल रहे हैं और आप ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ना गिरे, तो ये सेरिब्रम काम कर रहा है। हार्ट बीट जो ऑटोमेटिकली है वो मेड्यूला का काम है। तो ये हमारे ब्रेन और ब्रेन का पार्ट हो गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नोट्स बने हुए हैं, तो एक बार हम इसे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, फोर ब्रेन जो है वो हमारा लार्जेस्ट, एक मिनट, जो हमारा फोर ब्रेन है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, है ना। 85% ऑफ द टोटल वेट किसका होता है, सेरिब्रम का। क्या कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग, इमोशन और वॉलेंट्री एक्शंस। ये हम देख चुके हैं पहले। दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, कौन कौन से थे, राइट एंड लेफ्ट। किससे कनेक्टेड होता है, विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कोलोसम। मेन पार्ट सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना। इन सब के फंक्शन देख चुके हैं क्या क्या होते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, नर्वस को इंडोक्राइन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेरिब्रम का फंक्शन हम लोगों ने देखा क्या था। इसके साथ ही हम लोगों ने थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन सब का फंक्शन
देख लिया है ना। सेरिब्रम क्या कर रहा था हमारा, थिंकिंग और वॉलेंट्री एक्शन में काम कर रहा था। थैलमस फिल्टर कर रहा था सेंसरी इन्फॉर्मेशन को और फिर पास ऑन कर रहा था। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा था, मेंटेन कर रहा था बॉडी बैलेंस, जैसे कि हंगर, टेम्परेचर और कुछ हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, इसीलिए हम लोग हाइपोथैलेमस को कहते हैं कि ये ब्रिज फॉर्म करता है। आगे चलते हैं मिड ब्रेन की तरफ। तो मिड ब्रेन जो है वो हमारा फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। ये रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, किसके, आईज और ईयर्स के बीच, आईज और ईयर्स के। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा था। ये रिले सेंटर की तरह काम करता है। रिले मतलब इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा डिले कर देता है, या फिर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या फिल्टर करके पास ऑन करता है। ठीक है, विजुअल और ऑडिटरी इम्पल्स को, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इनपुट आता है इन दोनों सेंसरी ऑर्गन से, तो जो काम की चीज़ें सिर्फ वही आगे जाएं, ये फिल्टर करने का काम हमारे मिड ब्रेन का है। आगे चलते हैं हिंड ब्रेन की तरफ। हिंड ब्रेन जो था वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड था। कौन कौन से, सेरिबेलम जो कि क्या कर रहा था, बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, इसे कंट्रोल कर रहा था, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा था, ये बहुत सारे पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा था और रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा था। वहीं जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, सॉलोइंग, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, मेडुला को हम लोग लाइफ सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये जितने वाइटल फंक्शंस हैं, हार्ट बीट और ये ब्रीथिंग, इसे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है उससे डाउनवर्ड एक्सटेंड होता है। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, वर्टिब्रल कॉलम इसे प्रोटेक्ट करता है। इसका फंक्शन क्या होता है अगर देखें तो, इट कैरीज इम्पल्सेस या मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी। ठीक है, बिटवीन ब्रेन टू बॉडी। अगर हम एग्जाम्पल समझे तो, ब्रेन वॉन्ट्स टू मूव योर हैंड, अगर आप ब्रेन आपका हाथ हिलाना चाहता है तो ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए हैंड मसल तक आएगा। ठीक है, और आपका हाथ, आप हाथ हटा लेंगे। वहीं अगर स्किन जो है वो पेन फील करेगी तो ये मैसेज होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, नहीं, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हाईवे की तरह काम करता है, फ्रॉम मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी और बॉडी टू ब्रेन, दोनों इसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं। ये पहला काम हो गया। दूसरा, कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि अगर आप बर्निंग कैंडल को, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, तो अगर आप बर्निंग कैंडल को वो छू लेंगे तो आपका हाथ तुरंत पीछे कर लेगा। ठीक है, और ये जो क्विक एक्शन हुआ ये स्पाइनल कॉर्ड ने हैंडल किया, ना कि हमारे ब्रेन ने। ठीक है, किस लिए ऐसा हुआ, क्योंकि बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये हमारे दो फंक्शन हो गए स्पाइनल कॉर्ड के। पहला, कंडक्ट करना इम्पल्स को बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। दूसरा हो गया रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ तो फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन पे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलाई का। कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है। और ऐसा किस लिए होता है, टू प्रोटेक्ट बॉडी। ठीक है, हैंड विड्रॉल फ्रॉम हीट, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन है। अगर हम फ्लो देखें तो, रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। ये इफेक्टर और हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। इसका काम क्या है, रैपिड रिस्पॉन्स देना, ताकि बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और एक बार हम लोग इसे देख चुके हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या था हमारा, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स था, किसका, किसके प्रति, किसी भी स्टिमुलस के प्रति। ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, इमीडिएट रिस्क से। इसका पाथवे क्या है, रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है ताकि जो रिस्पॉन्स हो वो रैपिड हो। यहाँ तक हो गया। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आइएगा। थैंक यू।